नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो कई लोगों के मन में उठता है जी। कि क्या भारत में अपील कोर्ट के सामने कोई नई गवाही या सबूत पेश किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। अक्सर होता है ना कि निचली अदालत में फैसला आ गया और बाद में कोई अहम जानकारी सामने आई या कोई सबूत रह गया। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि भाई अपील के लेवल पर इसे ठीक करने का कोई रास्ता है, कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल भारतीय न्याय प्रक्रिया की एक बहुत जरूरी परत को छूता है। अच्छा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं इसका आधार क्या है। देखिए, कानूनी प्रावधान है मुख्य रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908। हाँ, CPC। और दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 जी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वो अहम फैसले हैं जिन्होंने इन नियमों को आप कह सकते हैं दिशा दी है। लैंडमार्क जजमेंट जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल। तो इन स्रोतों की मदद से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि कानून का और अदालतों का इस पर क्या रुख है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का मकसद साफ है। हम वो खास हालात, वो शर्तें समझना चाहते हैं जिनके तहत अपील कोर्ट में नए सबूत एक्सेप्ट हो सकते हैं। हाँ, और क्यों हो सकते हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है। सही। और सिविल और क्रिमिनल मामलों में क्या कुछ फर्क है, नियम अलग हैं, इस पर भी बात करेंगे। जी हाँ, दोनों में थोड़े अलग प्रावधान हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, इस विषय की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अपील कोर्ट का बेसिक काम क्या है। हाँ, उनका रोल क्या है असल में? उनका काम है निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करना, रिव्यू करना, ये देखना कि फैसला कानून और तथ्यों के हिसाब से सही था या नहीं। अच्छा। अपील कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो नए सिरे से पूरा मुकदमा चलाए, है ना? नहीं, बिल्कुल रीट्रायल नहीं है वो। बस इसी मूल सिद्धांत की वजह से अपील के लेवल पर नए सबूत पेश करने की इजाजत आमतौर पर नहीं दी जाती, या कहें कि बहुत लिमिटेड है। ये एक जनरल रूल हो गया। हाँ, ये सामान्य नियम है। लेकिन आपने कहा आमतौर पर और लिमिटेड, मतलब कुछ गुंजाइश है, दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं है। बिल्कुल। कानून कुछ खास बहुत ही असाधारण परिस्थितियों के लिए रास्ता खुला रखता है। अच्छा, एक्सेप्शंस हैं। हाँ, इसे नियम का अपवाद, एक्सेप्शन कह सकते हैं। इसका मकसद यही है कि न्याय हो सके, खासकर तब जब कोई बहुत जरूरी सबूत पहले सामने आ ही नहीं पाया। लेकिन साथ ही ये भी देखना है कि भाई मुकदमेबाजी चलती ही ना रहे बेवजह। फैसलों में एक तरह की स्थिरता, फाइनलिटी जिसे कहते हैं, वो बनी रहे। हाँ, ये संतुलन तो है। बड़ा दिलचस्प है। चलिए इसे और खोलते हैं। अगर हम सिविल मामलों की बात करें, दीवानी मुकदमे जिन्हें कहते हैं जी, तो वहाँ नए सबूत पेश करने के क्या नियम है? CPC सिविल प्रक्रिया संहिता क्या कहता है इस बारे में? हाँ, देखिए, सिविल मामलों के लिए CPC का ऑर्डर 41 रूल 27। ऑर्डर 41 रूल 27। ठीक है। ये नियम साफ तौर पर वो 3 मुख्य शर्तें बताता है जिनके आधार पर अपील कोर्ट नए सबूत स्वीकार कर सकता है। अच्छा, 3 शर्तें हैं। पहली और सबसे अहम, निचली अदालत ने उस सबूत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो जिसे असल में स्वीकार किया जाना चाहिए था। ओके, मतलब लोअर कोर्ट ने गलती की हो। हाँ। दूसरी शर्त, जो पार्टी अपील कर रही है उसे ये साबित करना होगा कि उसने उचित प्रयास किया, मतलब ड्यू डिलिजेंस दिखाए, पर उसके बावजूद वो निचली अदालत में सबूत पेश नहीं कर सका। ये ड्यू डिलिजेंस वाला पॉइंट अहम लग रहा है। बहुत अहम। और तीसरी शर्त, अपील कोर्ट को खुद ही लगे कि उसे उस सबूत की जरूरत है। क्यों? ताकि वो सही फैसला सुना सके या न्याय कर सके। उचित प्रयास या ड्यू डिलिजेंस, ये सुनने में काफी सख्त लगता है। मतलब सिर्फ भूल जाना काफी नहीं है, ये साबित करना होगा कि वाकई कोशिश की थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब ये है कि अगर सबूत आपकी पहुंच में था और आपने लापरवाही की वजह से उसे पेश नहीं किया, हाँ, नेग्लिजेंस, तो बाद में अपील में मौका मिलने की संभावना बहुत कम है। एग्जैक्टली। आपको ये दिखाना होगा कि या तो सबूत उस वक्त मौजूद ही नहीं था या आपने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। और इसके साथ ये भी जरूरी है कि वो सबूत मामले के नतीजे पर असर डालने वाला हो, इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट हो। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा मोटा सबूत ले आए। नहीं, कोई मामूली सा सबूत पेश करने की इजाजत नहीं मिलेगी। और क्या अदालतें मान जाती हैं आसानी से? प्रैक्टिकल में क्या होता है? देखिए, व्यवहार में अदालतें इस पावर का इस्तेमाल बहुत सावधानी से और संयम से करती हैं। अच्छा। वो इस नियम को बहुत उदारता से लागू नहीं करती। सोचिए, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है जी, अपील के दौरान जमीन के नीचे दबा हुआ कोई, मान लीजिए, सदियों पुराना दस्तावेज मिल गया जो मालिकाना हक बिल्कुल बदल सकता है और पहले किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में। हाँ, ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हुई। बिल्कुल। तो ऐसी असाधारण स्थिति में अगर वो उचित प्रयास वाली शर्त भी पूरी हो रही हो
तो कोर्ट शायद इसे मान ले, लेकिन ये रोज की बात नहीं है। समझ गया। ये तो हुई सिविल मामलों की बात, जहां सीपीसी ऑर्डर 41 रूल 27 लगता है। अब अगर हम क्रिमिनल मामलों की तरफ देखें, तो क्या वहां भी अपील के दौरान नए सबूत लाने की कोई व्यवस्था है? सीआरपीसी क्या कहता है? हाँ, आपराधिक मामलों के लिए सीआरपीसी की धारा 391 है, सेक्शन 391। ठीक है, धारा 391। ये धारा अपील कोर्ट को, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या हाई कोर्ट, यह अधिकार देती है कि वो अतिरिक्त सबूत ले सकता है। यहाँ पर किसी निचली अदालत को सबूत लेने का निर्देश दे सकता है। अच्छा, पावर है उनके पास। जी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोर्ट को ऐसा करना न्याय के हित में जरूरी लगना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। न्याय के हित में, ये तो काफी ब्रॉड आधार लगता है। क्या इसकी व्याख्या अदालतों ने किसी खास तरीके से की है? जैसे सिविल में शर्तें थीं, वैसी यहां भी हैं? ये आधार व्यापक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। यहाँ भी कुछ बुनियादी सिद्धांत तो लागू होते ही हैं। जैसे? पहला, कि नया सबूत मामले के नतीजे को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, मतलब उससे फर्क पड़ सकता हो। अच्छा, मटीरियल एविडेंस हो। बिल्कुल। दूसरा, ये देखना होता है कि सबूत पेश करने का मकसद कहीं प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करना तो नहीं है, या किसी एक पार्टी को गलत फायदा पहुंचाना तो नहीं है। मिसयूज नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सबूत भरोसे लायक होना चाहिए, विश्वसनीय, क्रेडिबल। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? कोई सिचुएशन जहां क्रिमिनल अपील में नए सबूत की जरूरत पड़ जाए? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी हत्या के मामले में एक व्यक्ति को सजा हो गई है। जी। अपील चल रही है। उसी दौरान एक नया गवाह सामने आता है। वो कहता है कि उसने असली अपराधी को भागते हुए देखा था, लेकिन डर के मारे पहले सामने नहीं आया। अच्छा, ये तो अहम गवाह हो सकता है। हो सकता है। तो अगर अपील कोर्ट को लगता है कि ये गवाह भरोसे लायक है और उसकी गवाही मामले की सच्चाई सामने लाने और न्याय करने के लिए जरूरी है, हाँ, तो सीआरपीसी धारा 391 के तहत उसकी गवाही दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है। समझ गया। तो मतलब सिविल हो या क्रिमिनल, दोनों में ही नए सबूत पेश करने की संभावना है, तो पर लिमिटेड है। हाँ, सीमित है, मगर है। अगर किसी को लगता है कि उसके पास ऐसा कोई सबूत है जिसे अपील में पेश करना चाहिए, तो इसकी प्रोसेस क्या है? क्या बस कोर्ट में जाके बता देना होता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इसकी एक फॉर्मल प्रक्रिया है, बाकायदा। अच्छा, कैसे? जो पार्टी अपील कर रही है उसे अपील कोर्ट में एक लिखित आवेदन, एक एप्लीकेशन देनी होती है। रिटन एप्लीकेशन? हाँ, और इस एप्लीकेशन में बहुत साफ साफ बताना पड़ता है कि ये नया सबूत क्या है, ये पहले निचली अदालत में क्यों नहीं पेश किया जा सका, मतलब देरी का कारण, और वो उचित प्रयास वाली बात है। हाँ, वो ड्यू डिलिजेंस। जी, और ये भी कि ये मामले के फैसले के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी रेलेवेंस क्या है। और इस एप्लीकेशन पर कोर्ट क्या करता है फिर? कोर्ट सबसे पहले इस एप्लीकेशन को जांचता है, देखता है। वो दूसरी पार्टी को भी इस पर अपना जवाब देने का मौका दे सकता है। अच्छा, दोनों पक्षों को सुना जाता है। हाँ, कोर्ट सारे पहलू देखता है। क्या देरी का कारण ठीक है, क्या सबूत वाकई इम्पोर्टेंट है, क्या ये भरोसे लायक लगता है। अगर कोर्ट संतुष्ट होता है कि हाँ, नए सबूत को स्वीकार करना चाहिए जी। तो वो या तो खुद उस सबूत को रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर वो मामले को वापस निचली अदालत में भेज सकता है। अच्छा, नीचे भेज सकते हैं वापस? हाँ, और ये निर्देश दे सकता है कि भाई इस नए सबूत को दर्ज करो, उस पर विचार करो और फिर फैसला दो। इसको रिमांड करना कहते हैं। रिमांड, समझ गया। आपने पहले कहा था कि कोर्ट काफी सतर्क रहते हैं, तो क्या ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जब कोर्ट नए सबूत लेने से साफ मना कर देता है, भले ही सबूत इंपॉर्टेंट लगे? इसकी लिमिट्स क्या है? बिल्कुल होती हैं। सबसे बड़ी लिमिट यही है कि इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल, मिसयूज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आपने पहले भी कहा था। अगर कोर्ट को ये लगता है या आभास होता है कि अपील करने वाले ने निचली अदालत में जानबूझकर लापरवाही की थी, अच्छा। या किसी सबूत को छुपाया था, हाँ। और अब सिर्फ मुकदमे को लंबा खींचने के लिए या अपनी पिछली गलती को ढकने के लिए नया सबूत ला रहा है, तो कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन को खारिज कर सकता है। सिद्धांत ये है कि आप अपनी ही गलती या सुस्ती का फायदा नहीं उठा सकते। सही बात है। न्याय के हित का मतलब ये नहीं है कि प्रक्रिया की स्थिरता को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाए। ये समझना वाकई जरूरी है कि अधिकार शर्तों के साथ आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अदालती फैसलों पर बात करते हैं जिन्होंने इन नियमों को और साफ किया है। सिविल मामलों में सीपीसी ऑर्डर 41 रूल 27 की व्याख्या करने वाले कुछ अहम फैसले कौन से हैं? हाँ, सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं,
जिन्होंने इस नियम की रूपरेखा तय की है। एक प्रमुख मामला है के वेंकटरामैया वर्सेस ए सीताराम रेड्डी 2001 का। के वेंकटरामैया, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नए सबूत स्वीकार करने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए। केवल असाधारण परिस्थितियों में। हाँ, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि साबित करना होगा कि उचित परिश्रम के बावजूद सबूत निचली अदालत में पेश नहीं किया जा सका था और वो न्याय के लिए नितांत आवश्यक है, एक्सट्रीमली एसेंशियल। तो यहाँ से ये साफ होता है कि असाधारण परिस्थितियां और नितांत आवश्यक ये महत्वपूर्ण कसौटियां हैं। मतलब नियम को सख्ती से लागू करने पर जोर है। बिल्कुल। और कोई फैसला इस पर? हाँ, एक और है सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। ये मामला भी इसी दिशा में बात करता है। सलीम बार एसोसिएशन। जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऑर्डर 41 रूल 27 के सख्त मापदंडों को दोहराया। कोर्ट ने याद दिलाया कि अपील का मुख्य उद्देश्य निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करना है, न कि नए सिरे से सबूत इकट्ठा करने का मंच बनना। हाँ, ये पॉइंट पहले भी आया था। बिल्कुल। और साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि नया सबूत किसी एक पक्ष को अनुचित लाभ ना पहुंचाए। फेयरनेस होनी चाहिए। हमारे स्रोतों में एक और केस का जिक्र है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिमुद्दीन 2012। क्या इसने इस समझ में कुछ और जोड़ा? जी हाँ, इब्राहिमुद्दीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिलाया। क्या था वो? कोर्ट ने कहा कि अपील कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि कहीं निचली अदालत में सबूत पेश न करने के पीछे अपील करने वाले की जानबूझकर की गई लापरवाही या उपेक्षा तो नहीं थी। मतलब कहीं उसने पहले मौका गवा तो नहीं दिया था? इंटेंशनल नेग्लिजेंस। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि पार्टी ने पहले मिले अवसर का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो उसे बाद में अपील के लेवल पर नया सबूत पेश करने की अनुमति सामान्यतः नहीं मिलनी चाहिए। केवल वास्तविक और ऐसी परिस्थितियां जिन्हें टाला नहीं जा सकता था, मतलब जेन्युइन और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, उनमें ही इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। तो सिविल मामलों में निचली अदालत में कितनी एक्टिवली और ईमानदारी से केस लड़ा गया, ये अपील के स्तर पर बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। अब क्रिमिनल मामलों की तरफ आते हैं। सीआरपीसी की धारा 391 जो न्याय के हित की बात करती है, उसे अदालतों ने कैसे समझा है? इसके बारे में महत्वपूर्ण फैसले क्या कहते हैं? आपराधिक मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने धारा 391 के इस्तेमाल पर जरूरी गाइडेंस दिया है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मोहनलाल जी तामलजी पोरवाल 1987 एक पुराना लेकिन बहुत अहम मामला है। मोहनलाल पोरवाल केस। हाँ, इसमें कोर्ट ने माना कि अपील कोर्ट के पास अतिरिक्त सबूत लेने की शक्ति है, ये पावर है, लेकिन साथ ही चेताया कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, स्पेरिंगली। अच्छा, संयम से। हाँ, और केवल न्याय सुनिश्चित करने के लिए, न कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस की कमियों को भरने के लिए। यानी पावर तो दी है, पर उसके इस्तेमाल में संयम और निष्पक्षता बरतनी जरूरी है। लापरवाही को ढकने का जरिया नहीं बनना चाहिए ये। बिल्कुल। इसी तरह रामभाऊ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001 का मामला है। रामभाऊ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए सबूत की विश्वसनीयता, मतलब क्रेडिबिलिटी, और उसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस, देखी जानी चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। कोर्ट को ये विचार करना होगा कि क्या ये नया सबूत इतना महत्वपूर्ण है कि उससे मामले का नतीजा बदल सकता है। अच्छा, आउटकम पर असर पड़ना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होने की संभावना है, तभी इसे स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने फिर दोहराया कि ये एक विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रेशनरी पावर है, जिसका मनमाना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और एक बहुत चर्चित मामला, जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004, जिसे बेस्ट बेकरी केस के नाम से भी जानते हैं। जी, बेस्ट बेकरी केस। उसका इस संदर्भ में क्या महत्व है? ये मामला तो काफी असाधारण था। बेस्ट बेकरी केस इस विषय पर एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस मामले में हालात बहुत ही असामान्य थे। हाँ, वो तो था। जहां निचली अदालत में गवाहों के मुकरने और निष्पक्ष सुनवाई न होने के गंभीर आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत कड़ा रुख अपनाया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि यदि निचली अदालत में सच्चाई सामने लाने की प्रक्रिया में बाधा आई हो, गवाहों को प्रभावित किया गया हो या जांच ठीक से न हुई हो, तो अपील कोर्ट का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो न्याय के हित में नए सिरे से सबूत ले या लेने का आदेश दे। अच्छा, इसे कोर्ट की ड्यूटी बताया? हाँ, इस फैसले ने खासकर उन मामलों में जहां ट्रायल प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई हों, धारा 391 के तहत नए सबूत स्वीकार करने की संभावनाओं को मजबूत किया और न्याय के हित को सबसे ऊपर रखा।
तो इन सभी नियमों, शर्तों और अदालती फैसलों का अगर हम सार निकालें, एक निचोड़ निकालें, तो मुख्य सिद्धांत क्या उभर कर आते हैं? देखिए, संक्षेप में कहें तो कुछ बुनियादी सिद्धांत बिल्कुल साफ हैं। जी। पहला, अपील में नए सबूत स्वीकार करना एक अपवाद है, सामान्य नियम नहीं। ये एक्सेप्शन है, रूल नहीं। ठीक है। दूसरा, सबूत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होना चाहिए और ये साबित करना होगा कि उसे पहले उचित प्रयास के बावजूद पेश क्यों नहीं किया जा सका, खासकर सिविल मामलों में। ड्यू डिलिजेंस वाली बात। हाँ। तीसरा, ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर, कोर्ट की समझ पर निर्भर करता है और इस विवेक का इस्तेमाल सावधानी से, निष्पक्ष रूप से और केवल न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है। अच्छा। चौथा, इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल रोकने पर अदालतों का पूरा ध्यान रहता है। तो चाहे सिविल मामला हो या आपराधिक, अंतिम लक्ष्य यही है कि भाई प्रक्रियात्मक तकनीकी बातों के कारण सत्य और न्याय की हार न हो। हाँ, जस्टिस होना चाहिए। लेकिन साथ ही मुकदमेबाजी का अंतहीन सिलसिला भी ना चले, एक बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि कानून और अदालतों ने नए सबूतों को स्वीकार करने के लिए एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। ये जो सख्त मानदंड हैं, वो इसीलिए हैं ताकि न्यायिक प्रक्रिया की अंतिम निश्चितता बनी रहे, मतलब फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। बिल्कुल। कि एक बार फैसला हो गया तो वो स्थिर रहे, बार बार न खुले। हाँ, ये जुडिशियल सिस्टम के काम करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहीं पर एक गहरा विचारणीय प्रश्न उठता है। क्या? जिसपे शायद हमेशा बहस चलती रहेगी। एक तरफ है फैसलों की निश्चितता, फाइनलिटी और न्यायिक प्रक्रिया का अंत, और दूसरी तरफ है पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की इच्छा, खासकर तब जब कोई नया और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ जाए जो शायद पहले के फैसले को गलत साबित कर दे। हाँ। इन दोनों, जो कई बार विरोधी लगते हैं, इन सिद्धांतों के बीच सही संतुलन कहाँ और कैसे पाया जाए? वाकई ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। न्यायिक निश्चितता बनाम पूर्ण सत्य की खोज, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी न्याय प्रणाली का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसे कैसे हासिल किया जाए। खैर, आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा से उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को अपील कोर्ट में नए सबूत पेश करने से जुड़े नियमों, शर्तों और इसके पीछे के कानूनी दर्शन के बारे में काफी स्पष्टता मिली होगी। उम्मीद तो यही है। ये विषय भले ही कानूनी बारीकियों से भरा हो, लेकिन इसकी समझ न्याय प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है।